हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती हैं, कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और आज के टाइम में हम ये क्यों कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं वो एक क्रूशियल रोल निभा सकती हैं टू मेंटेन दी डेमोक्रेटिक आइडियल्स। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले न्यूज़ में क्यों था। सो ड्यू टू द sheer volume of information and scale of operations that the Indian Parliament is required to undertake, it is not feasible to take up all issues on the floor of the House. सो यहाँ पर ये देखा जा रहा है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, काम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हर एक इशू को हम फ्लोर पे डिस्कस नहीं करते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इंक्रीजेस। सो आप देख सकते हैं 10 पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू डेल्व डीपर इनटू द मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न एंड डेवलप एक्सपर्ट ओपिनियन। सो आपको पता है जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो एमपीज एमएलएज एग्जिस्ट करते हैं, उनके पास फील्ड की एक्सपर्टीज़ नहीं होती, जनरली वो जनरलिस्ट्स होते हैं, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए और यहाँ पर पब्लिक कंसर्न के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का फंक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो इसकी इंपॉर्टेंस को हम देखेंगे, कुछ डेटा एंड फैक्ट्स को भी कोट करेंगे, जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे बिल्स नहीं पहुँच रहे हैं और इनकी जो फंक्शनिंग है उसमें आपको डिटोरेशन देखने को मिल रही है। सो वील डिस्कस ऑल दी डिटेल्स इन this video. So आप देख सकते हैं the former president of the US Woodrow Wilson once remarkably said that it is not far from the truth to say that Congress in session is Congress on public exhibition whilst Congress in committee rooms is Congress at work. So यहाँ पर ये कहा गया है कि उनकी, जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो पार्लियामेंट बैठती है वहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है कांग्रेस। सो यहाँ पर ये कहा गया है कि ट्रूथ ये है, जब कांग्रेस सेशन में होती है वो एक तरह से पब्लिक एग्जिबिशन होता है। ऑन द अदर हैंड जब कांग्रेस कमिटीज़ में होती है तो कांग्रेस इज एट वर्क। सो क्रूशियल वर्क कहाँ पर किया जाता है, डीपर नॉलेज कहाँ पर पाई जाती है, दैट इज इन दी पार्लियामेंट्री कमिटीज़। सो हम कह सकते हैं अगर हमें प्रोग्रेशन चाहिए, अगर हमें पब्लिक पॉलिसीज़ एप्ट चाहिए टू दी एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी सिचुएशंस है, वहाँ पर अगर हमें इफेक्टिवली मैनेज करना है, इफेक्टिवनेस दिखानी है पॉलिसीज़ में, सो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। सो आप ये कोट लिख सकते हैं जिससे आपको इंपॉर्टेंस पता चलती है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की। अब डेटा कुछ हम देख लेते हैं। सो इन दीज टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल रैंकोर द पब्लिक प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस सीम्स टू बी रिफ्लेक्ट सीरियस फॉल्ट लाइन्स। It does not allow for any deliberation, let alone consensus. कंसेंसस तो दूर की बात है, यहाँ पर कोई डेलिब्रेशन डिस्कशन भी नहीं हो रही है। सो आप देख सकते हैं जो पार्लियामेंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही ड्यू टू दी ऑपोजिशन, एंड जहाँ पर आपको एक टसल देखने को मिलती है बिटवीन दी ऑपोजिशन एंड दी गवर्नमेंट इन रूलिंग। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कंसेंसस की तो दूर की बात है, डेलिब्रेशन और डिस्कशन ही नहीं हो रही है, राइट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 17th लोकसभा ओनली 14 बिल्स हैव बीन रेफर्ड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन सो फार। सो आप देख सकते हैं अगर 17th लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 14 ऐसे बिल्स हैं जो एक्चुअली में फर्दर एग्जामिनेशन के लिए गए हैं। सो आप देख सकते हैं अगर हम पीआरएस के डेटा की बात करते हैं, एज लिटिल एज 25% ऑफ बिल्स इंट्रोड्यूस्ड वर रेफर टू कमिटीज इन दी 16th लोकसभा एज कंपेयर टू 71% एंड 60% इन 15th एंड 14th लोकसभा। सो आप देख सकते हैं जो कंपैरिजन है यहाँ पर जो बिल्स रेफर किए जा रहे हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को वो बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है कि हैपहैज़र्ड वे में आपके जो बिल्स हैं वो पास हो रहे हैं। अब अगर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इनको स्क्रूटनाइज नहीं कर रही है, इनको एग्जामिन नहीं कर रही है प्रॉपर्ली, तो फील्ड एक्सपर्टीज़ में आपको देखने को मिलता है कमी। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो पॉलिसीज़ बनेंगी, जो यहाँ पर बिल्स बने हैं उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स रह जाएंगे। सो जो भी पब्लिक कंसर्न के बिल्स हैं वो इफ़ेक्टिवली मैनेज करना, उसको इफ़ेक्टिवनेस लेके आना, वो किनका काम होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर परसेंटेज देखते हैं, सिर्फ 25% बिल्स जो हैं वो कमिटीज़ को फर्दर पास ऑन किए गए हैं, दैट इज़ वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू दी 15th एंड दी 14th लोकसभा, राइट।
सो आप देख सकते हैं दिस रिप्रेजेंट्स अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन बीइंग सब्जेक्टेड टू एक्सपर्ट स्क्रूटिनी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हम स्क्रूटिनी ही नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ बिल्स नहीं कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द डेटा रिलेटिंग टू दिस। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो ये पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है? इट इज़ अ पैनल ऑफ एमपीज दैट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। सो यहाँ पर कौन होते हैं? एमपीज होते हैं, जो रूलिंग पार्टी से भी और ऑपोजिशन से भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये एमपीज बैठते हैं जो एक्चुअली में अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। अब उससे क्या होगा, जो आपकी पॉलिसी या बिल बनाया जाएगा दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। लूप होल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। अब या तो ये इलेक्ट होते हैं या ये नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द स्पीकर और द चेयरपर्सन। अब जो कमिटी है दैट वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर एंड चेयरपर्सन एंड इट प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और टू द स्पीकर। सो इनकी जो रिपोर्ट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? या तो हाउस में ले करते हैं या फिर स्पीकर और चेयरपर्सन को देते हैं। इनकी जो फंक्शनिंग है वो डायरेक्ट कौन करता है? दैट इज स्पीकर और दी चेयरपर्सन। ऐसी अगर हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात करते हैं, इनका ओरिजिन आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। अगर हम इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की बात करते हैं तो आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118 में आपको इनकी पावर्स देखने को मिलती हैं। अगर हम आर्टिकल 105 की बात करते हैं, इट डील्स विद द प्रिविलेजेस ऑफ द एमपीज। ऑन द अदर हैंड अगर हम आर्टिकल 118 की बात करते हैं तो इट गिव्स पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सो यहाँ पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स में आपको देखने को मिला है दैट इज दी पार्लियामेंट्री कमिटीज। सो आर्टिकल नंबर कौन से हो गए? 105 एंड 118 दैट आर इनडायरेक्टली रिलेटिंग टू दी पार्लियामेंट्री कमिटीज, राइट। अब देख लेते हैं वेरियस कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं। अब दो तरह की होती हैं, एक होती हैं आपकी स्टैंडिंग कमिटीज और एक होती हैं आपकी एड हॉक कमिटीज। एज द नेम सजेस्ट, एड हॉक का मतलब क्या है? कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए इनको बनाया जाएगा और जब वो स्पेसिफिक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो ये डिसॉल्व कर दी जाएंगी। सो एड हॉक कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज आपको देखने को मिलती हैं परमानेंटली। द स्टैंडिंग कमिटीज आर परमानेंट इन नेचर। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पर एड हॉक कमिटीज़ की बात करते हैं, ये टेम्पररी एंड दे सीज टू एग्जिस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ द टास्क असाइन टू देम। जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये जो एड हॉक कमिटीज़ हैं ये नलिफाई हो जाती हैं। अब देखिए अगर हम स्टैंडिंग कमिटीज़ की बात करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि ये परमानेंट तरह की है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल कमिटीज़ जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, कमिटीज़ टू इंक्वायर, कमिटीज़ टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, कमिटीज़ रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस और हाउस कीपिंग कमिटीज़ और सर्विस कमिटीज़। सो ये सारी की सारी क्या हैं? दीज आर दी स्टैंडिंग कमिटीज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एक्सप्लिसिटली इनके नाम भी पूछ सकते हैं कि बताइए कौन सी स्टैंडिंग कमिटीज हैं और कौन सी एड हॉक कमिटीज हैं। तो स्टैंडिंग कमिटीज ये सारी आपको देखने को मिलती हैं, राइट। तो 6 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस। देखिए सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले है इट प्रोवाइड्स लेजिस्लेटिव एक्सपर्टीज। अब देखिए जो एमपीज होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? दे आर जनरलिस्ट। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि पॉलिसीज जो इनिशिएट करी जाती हैं उनके द्वारा, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लूप होल्स देखने को मिलेंगे। तो एक्सपर्ट व्यू के लिए इन बिल्स को कहाँ पर भेजा जाना चाहिए? दैट इज इन दी पार्लियामेंट्री कमिटीज। सो यहाँ पर लेजिस्लेटिव एक्सपर्टीज के लिए ऐसी अगर हम बात करते हैं, इट एक्ट्स एज मिनी पार्लियामेंट। अब मिनी पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? क्योंकि इन कमिटीज में आपको दोनों गुट देखने को मिलते हैं, जो रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं वो भी और जो ऑपोजिशन के हैं वो भी। तो यहाँ पर एक तरह से ये मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता है। तो एमपीज दैट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पार्टीज आर इलेक्टेड to them through a system of single transferable vote in roughly the same proportion as they strengthen the parliament. So यहाँ पर आपको representation देखने को मिलती है हर पार्टी की। तो इसका मतलब क्या है? पब्लिक ओपिनियन भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये क्या है? दे आर दी representatives of the people. सो अगर हर पार्टी में से कोई ना कोई यहाँ पर इंक्लूड होगा तो एक तरह से ये क्या बन जाता है? मिनी पार्लियामेंट काम बन जाता है, जिससे कि हम ज़्यादा इफेक्टिवली पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है दैट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेल्ड स्क्रूटनी। अब इनका मकसद क्या होता है कि बिल्स की डिटेल्ड स्क्रूटनी की जाए जिससे कि हम इसकी इफेक्टिविटी बढ़ा पाएँ और जो पॉलिसीज़ हम बनाना चाहते हैं वहाँ पर कहीं भी लूप होल्स ना हो,
राइट। नेक्स्ट अगर आता है दैट इज प्रोवाइड्स अ चेक ऑन द गवर्नमेंट। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे ये नॉन बाइंडिंग है, देयर रिपोर्ट्स क्रिएट अ पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ द कंसल्टेशंस दैट took place and put pressure on the government to reconsider its stand on debatable provisions। अब देखिए हर पॉलिसीज में कुछ ना कुछ डिबेटेबल प्रोविजंस होंगे। अब दो ये जो रिपोर्ट देते हैं ये कोई बाइंडिंग नहीं होते गवर्नमेंट के, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पुट करते हैं। जो भी की प्रोविजंस होते हैं, जो डिबेटेबल प्रोविजंस होते हैं, वो पब्लिक एरेना में आते हैं, जिसकी वजह से आपको एक डिस्कशन होती हुई, एक हेल्दी डिस्कशन होती हुई दिखती है। तो एक तरह से गवर्नमेंट पे यहाँ पर आपको चेक्स एंड बैलेंसेस देखने को मिलते हैं। नाउ दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दी कमिटीज। अब अगेन हम यहाँ पर साइड लाइनिंग, क्यों ये साइड लाइन किए जा रहे हैं, जैसे अगर हम 17th लोकसभा की बात करते हैं, सिर्फ 25% ऐसे बिल्स हैं जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब ये जो परसेंटेज है ये काफ़ी कम है, तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि साइड लाइन क्यों करा जा रहा है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को। नंबर वन, दैट इज वीकनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ये कहा गया है, अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इट वर्क्स ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्यूजन ऑफ पावर्स बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द एग्जीक्यूटिव, बट द पार्लियामेंट इज सपोज टू मेंटेन ओवरसाइट ऑफ द गवर्नमेंट एंड कीप इट्स पावर इन चेक। लेकिन यहाँ पर आपको ये वीकनिंग होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर हम चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करके नहीं रख पा रहे, राइट। ऐसी अगर हम बात करते हैं एनफोर्सिंग ब्रूट मेजॉरिटी, अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनके नंबर्स बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या देखा गया है कि आपको यहाँ पर ब्रूट मेजॉरिटी देखने को मिलती है। सो इन इंडियन सिस्टम इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर बिल्स टू बी सेंट टू द कमिटीज, इट्स लेफ्ट ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द चेयर, दैट इज द स्पीकर इन द लोकसभा एंड चेयरपर्सन। सो यहाँ पर आपके पास मेजॉरिटी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए आप क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज को। क्यों? क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिशन है स्पीकर या चेयरपर्सन की कि ये पर्टिकुलर बिल हम पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर आपको मेजॉरिटी देखने की वजह से जो पार्लियामेंट्री कमिटीज की फंक्शनिंग है उसमें काफी ज्यादा आपको लिथार्जी देखने को मिल रही है, राइट। सो दिस इज, अब यहाँ पर हमने पार्लियामेंट्री कमिटीज को पढ़ लिया, जिसमें हमने इनकी सिग्निफिकेंस एज वेल एज इनकी वीकनेसेस को पढ़ा। अब इसके रिगार्डिंग हम एक एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, which of the following parliamentary committees scrutinizes the reports to the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, by-rules, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. सो आपके पास ऑप्शंस हैं, कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, बी कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सी रूल्स कमिटी, और इज इट डी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। अब देखिए यहाँ पर आंसर आपका बन जाता है दैट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। देखिए जब भी हम यहाँ पर डेलीगेशन की बात करते हैं, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है इस चीज को समझ लीजिए। देखिए जब हम यहाँ पर बात करते हैं डेलीगेशन की, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो अगर हम डेलीगेशन की बात करते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास कोई काम था, अब मैंने ये जो काम है वो किसी और को सौंप दिया। अब उसको पावर नहीं दिया है मैंने बस ये बोला है कि जो मेरा काम है वो आप कर दीजिए, तो दिस इज डेलीगेशन। सो यहाँ पर डेलीगेशन की बात करी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपके सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस होती हैं वो ही आप डेलीगेट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड जब हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं या फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब आप डिसीजन मेकिंग पावर भी दे देते हैं तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। सो जब हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट किए थे तो वहां पर हमने क्या किया है, लोकल गवर्निंग बॉडीज को हमने पावर भी दे दी है, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब मैं डेलीगेशन की बात करती हूँ, डेलीगेशन का मतलब क्या है, जब आपने अपना काम किसी और को ट्रांसफर कर दिया है लेकिन आपने डिसीजन मेकिंग पावर ट्रांसफर नहीं की है, राइट। सो आंसर आपका बन जाता है दैट इज, जस्ट अ सेकेंड, ओके, आंसर बन जाता है दैट इज बी, कमिटीज ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब हम सारी कमिटीज के बारे में एक बारी पढ़ लेते हैं। अगर हम यहाँ पर कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस की बात करते हैं तो ये क्या है, ये ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस आर टू स्क्रूटिनाइज द अश्योरेंसेस, promises and undertakings etc given by the ministers from time to time.
सो जो मिनिस्टर्स अश्योरेंसेस देते हैं कि हम ये अगर करेंगे तो हम अश्योर करते हैं ये चीज़ फुलफिल कर देंगे, तो यहाँ पर अश्योरेंसेस देखी जाती हैं, स्क्रूटनाइज की जाती हैं बाय दिस कमिटी। अब यहाँ पर लोकसभा में आपको 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, और अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो 10 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ऐसी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कमिटी की, तो आपके पास नेक्स्ट कमिटी एग्जिस्ट करती है, दैट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सो ये जो फंक्शंस हैं यहाँ पर रूल्स, रेगुलेशंस, सब रूल्स, बाय रूल्स जो बनाते हैं आप वो सब डेलीगेट कर देते हैं एक प्रोसीजर के थ्रू, दैट इज डेलीगेशन। सो यहाँ पर आपको दोनों में, राज्यसभा और लोकसभा में 15-15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रूल्स कमिटी, अगेन एज द नेम सजेस्ट, जो भी मैटर प्रोसीजर या फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस के थ्रू देखा जाएगा तो उसको ओवरसी करने के लिए कौन सी कमिटी है, दैट इज रूल्स कमिटी। सो यहाँ पर आपको 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं लोकसभा के, और यहाँ पर 16 मेंबर्स देखने को मिलते हैं राज्यसभा के। सो दिस कमिटी इज हेडेड बाय द चेयरमैन और द स्पीकर एज द केस में बी फॉर राज्यसभा एंड लोकसभा रिस्पेक्टिवली। सो हेड कौन करेगा, चेयरपर्सन इन दी राज्यसभा, स्पीकर इन दी लोकसभा। नेक्स्ट कमिटी की बात कर लेते हैं, दैट इज बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। सो यहाँ पर क्या करते हैं, द फंक्शन ऑफ दिस कमिटी इज टू रेकमेंड द टाइम दैट शुड बी अलॉटेड फॉर द डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव एंड अदर बिजनेसेस एज द स्पीकर इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस में डायरेक्ट टू बी रेफर टू द कमिटी। सो यहाँ पर जो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी है वो क्या बताता है, कितना टाइम एलोकेट किया जाएगा फॉर पर्टिकुलर डिस्कशन। अब ये डिस्कशन का जो मैटर है, अगेन कौन हेड करता है, स्पीकर हेड करता है। तो आप देख सकते हैं 15 मेंबर बॉडी है इन लोकसभा विच इज हेडेड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हेड कौन करता है, दैट इज स्पीकर ऑफ द हाउस। सो दीज आर दी कमिटीज जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा आपको प्रोमिनेंस में देखने को नहीं मिलती हैं, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, राइट। सो दिस वॉज दी क्वेश्चन। अब यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज की क्या सिग्निफिकेंस है। आपसे इस पे मेंस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।